हेडिंग डालेंगे मेथड 4, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मेथड, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मेथड। लीजिएगा, ये मेथड है RADR, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। देखिएगा, देखिए मान लीजिए ये एक पर्सन है मिस्टर ए, ठीक है। अब ये जो मिस्टर ए है ये इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनोगे आप, ठीक है। ये जो मिस्टर ए है इन्हें अपनी जो मनी है वो क्या करनी है, इन्वेस्ट करनी है। अब इनके पास एक प्रोजेक्ट 1 अवेलेबल है और एक प्रोजेक्ट 2 अवेलेबल है। देखिए, जो प्रोजेक्ट 1 है वो हाई रिस्क का प्रोजेक्ट है, हाई रिस्क है। यानी अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो तो आपके ऊपर जो रिस्क आएगी वो हाई रिस्क प्रिवेल करेगी, और यहां पर आपकी जो रिस्क है वो कम है। क्लियर? बिल्कुल। मिस्टर ए एक इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं और बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, उनके पास इवेल्युएट करने के लिए 2 प्रोजेक्ट हैं। एक प्रोजेक्ट हैविंग हाई रिस्क एंड अनदर प्रोजेक्ट हैविंग लो रिस्क। अब व्हाट इज द थिंकिंग ऑफ मिस्टर ए? देखो, एक बहुत सिंपल सी बात होती है, अगर आप हाई रिस्क लेना चाहते हो तो आपकी जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होती है वो भी आपकी हाई होनी चाहिए। अगर आप हाई रिस्क उठाने की बात कर रहे हो तो आपकी जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो भी हाई होनी चाहिए, होगी हाई। और अगर आप एक लो रिस्क वाले प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो तो आपकी जो रिटर्न है वो भी लो होनी चाहिए। मतलब एक बहुत सिंपल सी बात है, आप अगर हाई रिस्क की प्रोजेक्ट में पैसा लगाओगे तो आपकी जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होनी चाहिए वो भी हाई, और अगर आप लो प्रोजेक्ट में पैसा लगाओगे तो आपकी क्या होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड रिटर्न भी लोअर होनी चाहिए। लिखेंगे अब पॉइंट नंबर 1, बस ये मेथड इसी बात पर बेस्ड। लिखें RADR मेथड, RADR method based on an assumption. RADR method is RADR method
based on an assumption that project having higher risk, project having higher risk should be discounted, with higher return, should be discounted with higher return, या higher rate of return लिखो आप इसको, higher rate of return। आरएडीआर मेथड इसी अजम्पशन पर बेस्ड है कि अगर आप एक ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं जिस प्रोजेक्ट की जो रिस्क है वो क्या है, हायर है। अब अगर उस प्रोजेक्ट की रिस्क बहुत हायर है तो नो डाउट उसकी जो डिस्काउंटिंग होनी चाहिए वो भी एक हायर रेट ऑफ रिटर्न पर होनी चाहिए। सेकेंड वन, we can say that if project contain high risk, if project contain high risk, then reward must be higher। We can say that if the project contain high risk, then reward must be higher, and hence cash flows involve higher risk, cash flow involve higher risk must be discounted with higher discount rate। Must be discounted with higher discount rate। आप इसे हायर डिस्काउंट रेट से क्या करेंगे, डिस्काउंट करेंगे। The project having high risk, the project having high risk
will be the project having high risk discounted through RADR, that is रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। यानी एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें आपकी जो रिस्क आ रही है वो हाई आ रही है, तो अब अगर वो रिस्क हाई है तो उस हाई रिस्क के लिए आपको जो डिस्काउंट रेट यूज करनी है वो डिस्काउंट रेट आपकी क्या होगी, RADR के द्वारा ही आपको उसको डिस्काउंटिंग करनी है। पॉइंट नंबर 4, लिखेंगे रिस्क ऑफ एनी प्रोजेक्ट कैन बी expressed as रिस्क इंडेक्स फैक्टर। आपको रिस्क इंडेक्स फैक्टर दे सकता है बीटा, क्योंकि ये भी रिस्क का मेजरमेंट है। स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि ये भी रिस्क का मेजरमेंट है। और सीवी, क्योंकि ये भी रिस्क का मेजरमेंट है। तो अगर हमें किसी भी प्रकार का रिस्क दिया हुआ है तो बस हमें एक ही चीज ध्यान रखनी है कि हायर डिस्काउंट रेट, जिसको हम बोलते हैं रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, और रिस्क कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द रिस्क इंडेक्स, बाय द बीटा फैक्टर, बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड बाय द सीवी। इनमें से किसी के द्वारा भी रिस्क को क्या किया जा सकता है, रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। तो हमारे पास रिस्क के कई फैक्टर हैं। लिखेंगे पॉइंट नंबर नेक्स्ट, RADR will either be given, RADR will either be given in question directly or any hint regarding its calculation। RADR will either be given in question directly or any hint regarding its calculation must be given, must be। देखिएगा, या तो आपको RADR की रेट यानी जो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट है वो डायरेक्टली गिवन होगी, या फिर आपको अगर डायरेक्टली गिवन नहीं है तो कोई हिंट दे दी जाएगी और उस हिंट के बेसिस पर हम क्या निकाल सकते हैं, RADR कंप्यूट कर सकते हैं।
सिचुएशन 1, if in the question risk index of the project is given, if in the question risk index oblique beta of project is given, यानी आपको अगर क्वेश्चन में रिस्क इंडेक्स दिया हुआ है या आपको अगर बीटा की वैल्यू दी हुई है तो हम RADR कंप्यूट कर सकते हैं। RADR is equal to RF plus risk index RM minus RF, और या हम बोल सकते हैं RADR is equal to RF plus बीटा RM minus RF। अगर हमारे पास क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का रिस्क इंडेक्स फैक्टर, रिस्क इंडेक्स जस्ट लाइक अ बीटा ही होता है, अगर आपको प्रोजेक्ट में कोई भी रिस्क इंडेक्स फैक्टर दिया हुआ है या अगर आपको बीटा की वैल्यू दी हुई है तो हम RADR कंप्यूट कर सकते हैं। RF का मतलब होता है रिस्क फ्री रेट, RI का मतलब है रिस्क इंडेक्स, बीटा वैल्यू और RM का मतलब है मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। तो अगर हमारे पास पहली सिचुएशन क्या है कि अगर हमें क्वेश्चन में प्रोजेक्ट के बीटा दिए हुए हैं या प्रोजेक्ट को लेकर कोई रिस्क इंडेक्स की वैल्यू दी हुई है तो हम सिंपली इस फॉर्मूले का यूज करके क्या निकाल सकते हैं, RADR कंप्यूट कर सकते हैं। और आफ्टर कंप्यूटिंग RADR हम क्या कर सकते हैं, हमारे प्रोजेक्ट की NPV को कंप्यूट कर सकते हैं। क्लास एग्जाम्पल 41 for CA students and question number 23 for CMA student। देखिए क्या बोल रहा है, a company is considering investing in one of the three mutually exclusive projects E, F and G. The firm cost of capital is 15% and the risk-free rate of return is 12%. The firm is gather the following basic cash flows and risk index data for each project. आपको तीनों प्रोजेक्ट का इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है एंड देन कैश इनफ्लोज दिए हुए हैं। यूज RADR फॉर ईच प्रोजेक्ट to determine its risk adjusted NPV and which project is preferable in this situation। आइए
RADR is equal to RF plus risk index then RM minus RF. Now, since RM is not given, we assume cost of capital as market expected rate of return. ध्यान से सुनिएगा, देखो मार्केट की रेट का मतलब क्या होता है, जब भी कोई इन्वेस्टर किसी भी रिटर्न को एक्सपेक्टेशन में लाता है तो वो मार्केट के सिनेरियो के अकॉर्डिंग लाता है। अब अगर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% फर्म की दी हुई है तो इसका मतलब क्या हो गया है कि अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन ये 15% वो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जो इन्वेस्टर मार्केट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग सोचता है। मैं आपको फिर एक बात समझाता हूं। देखिए कोई भी इन्वेस्टर अपनी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैसे सोचता है, वो मार्केट में जाता है और मार्केट में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज को ढूंढता है और मार्केट की उन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के अकॉर्डिंग ही वो अपनी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अज्यूम करता है। अब अगर फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15 है तो दैट मीन्स ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको दे रखी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये बेसिकली मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होती है, ये होती है मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। और ये जो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होती है ये मार्केट की कंडीशंस पर बेस्ड होती है, मार्केट्स कंडीशन। तो इसलिए हमने इसको आरएम अज्यूम कर लिया। आइए सबसे पहले अब हम निकालते हैं प्रोजेक्ट ई। प्रोजेक्ट ई में आरएफ आपको दे रखी है 12 प्लस इसका रिस्क इंडेक्स दे रखा है 0.80 देन 15 माइनस 12, बताइए क्या वैल्यू आ गई, 3 इंटू 0.8 प्लस 12 दैट इज 14.4%। प्रोजेक्ट एफ, ट्वेल्व प्लस रिस्क इंडेक्स दे रखा है 1.20, 15 माइनस 12, 1.2 इंटू 3 प्लस 12 दैट इज 15.60%। प्रोजेक्ट जी 12 प्लस रिस्क इंडेक्स दे रखा है 0.40, 15 माइनस 12, 3 इंटू 0.4 प्लस 12 दैट इज 13.2। ये लीजिए, ये हमारे पास सारी क्या आ गई, RADR कैलकुलेट हो गई। अब हम अपने प्रोजेक्ट की इस RADR पर क्या कर देंगे, डिस्काउंटिंग कर देंगे। आइए निकाल लिया आपने ये,
statement showing NPV of each project। हर प्रोजेक्ट की अब हमें क्या निकालनी है, एनपीवी। सबसे पहले हम लेंगे प्रोजेक्ट ई। देखिएगा प्रोजेक्ट ई में चारों साल के जो कैश फ्लो हैं वो इक्वल हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, कैश इनफ्लो इनटू क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर। क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर बताइए कैश इनफ्लो कितने दे रखे हैं आपको, इनटू डिस्काउंट रेट है 14.40, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, 2.890, तो 2.890 इंटू 6000, ये हमारे पास आ गया 17,340। कैश आउटफ्लो आपको दे रखा है 15,000। एनपीवी आ गई 17,340 माइनस 15,000, तो 17,340 माइनस 15,000, तो आपके पास एनपीवी आ जाएगी 2340। ये हमारे पास प्रोजेक्ट ई की क्या आ गई, एनपीवी कैलकुलेट हो। प्रोजेक्ट एफ, प्रोजेक्ट एफ के जो कैश फ्लोज हैं वो अलग अलग दे रखे हैं। ईयर, देन कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। कैश इनफ्लो आपको दे रखे हैं 6,000, 4,000, 5,000 और 2,000। इसकी डिस्काउंट रेट कितनी है आपकी सेकंड प्रोजेक्ट की, 15.6060। तो लीजिए 1 डिवाइड बाय 1.1560, 0.865, 0.865, 0.748, 0.647 और 0.560। प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, 6,000 इंटू 0.865, 5190, 4,000 इंटू 0.748, 2992, 5,000 इंटू 0.647, 3235 और 2,000 इंटू 0.560, 1120। टोटल आ जाएगा 12,537।
माइनस कर देते हैं कैश आउटफ्लो। ये लीजिए, तो हमारे पास एनपीवी आ गई -11,000। 1537 की एनपीवी आ जाएगी हमारे पास प्रोजेक्ट एफ से। आइएगा, ठीक है, बना लिया सबने ये। प्रोजेक्ट एफ के बाद हमारे पास है प्रोजेक्ट जी। प्रोजेक्ट जी, इसके भी हमें जो कैश इनफ्लोज हैं वो अलग अलग दे रखे हैं। तो पहला कॉलम ईयर, कैश इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। ईयर 1 का कैश इनफ्लो 4,000, ईयर 2 का 6,000, ईयर 3 का 8,000 और ईयर 4 का 12,000। इसकी डिस्काउंट रेट क्या थी हमारी? 13.20। पीवी फैक्टर निकालते हैं, 1 डिवाइड बाय 1.1320, 0.883, 0.780, 0.689 और 0.609। प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, 4,000 इंटू 0.883, 3,532, 6,000 इंटू 0.780, 4,680, 8,000 इंटू 0.689, 5,512 और 12,000 इंटू 0.609, 7,308। ये आ गया 21,032। इसमें से माइनस कर देंगे कैश आउटफ्लो। इस प्रोजेक्ट का कैश आउटफ्लो दे रखा है 19,000। ये आपके पास इसकी एनपीवी आ गई। माइनस कर दीजिए 19,000, 2032। ये आपके पास एनपीवी। अब बताइए तीनों में से किस प्रोजेक्ट की एनपीवी सबसे हाईएस्ट है? 2032, 1537 और 2340। तो बताइए कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए? तो यहीं पर हम लिख देते हैं डिसीजन। प्रोजेक्ट ई शुड बी एक्सेप्टेड। आपको प्रोजेक्ट ई को क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट करना चाहिए। क्लियर है बिल्कुल? सिचुएशन 2, whenever question provide
वेरियस रिस्क लेवल along with related RADR। देखिएगा, अब यहां पर आपको क्वेश्चन में कई सारे रिस्क लेवल दिए जाएंगे और उन सभी रिस्क लेवल पर आपको RADR दी जाएगी। फॉर एग्जांपल, आपको यहां दिया हुआ होगा रिस्क ऑफ प्रोजेक्ट और इसके सामने आपको उसकी रेस्पेक्टिव RADR देगा। We have to select RADR according to risk involved in project। ये लीजिएगा, यानी हमें एक पूरी टेबल प्रोवाइड की जाएगी जिसमें अलग अलग रिस्क लेवल दिए हुए होंगे और हर पर्टिकुलर रिस्क लेवल पर क्या RADR प्रिवेल कर रही है वो आपको दिया जाएगा। आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द रिस्क ऑफ द प्रोजेक्ट उसके सामने जो भी RADR आपको गिवन है आपको उसको काम में लेना है। क्लियर? बिल्कुल इस तरह की आपके पास सिचुएशन नंबर 2 अराइज होगी। क्वेश्चन नंबर 32 फॉर CA स्टूडेंट्स एंड क्वेश्चन नंबर 38 फॉर CMA स्टूडेंट्स। देखिए क्या बोल रहा है, डिटरमिन द रिस्क एडजस्टेड NPV ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट। ध्यान से देखिएगा, प्रोजेक्ट एक्स का कैश आउटफ्लो दे रखा है 2,10,000, प्रोजेक्ट की लाइफ दे रखी है 5 साल, एनुअल कैश इनफ्लो आपको दे रखे हैं 70,000, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी रिस्क लेवल दे रखा है 1.2। इसी तरह से Y प्रोजेक्ट का डेटा गिवन है, इसी तरह से आपके पास Z प्रोजेक्ट का डेटा गिवन है। The company select the RADR on the basis of coefficient of variation। आपको कई सारी coefficient of variation दिए हुए हैं, उन coefficient variation के सामने RADR की रेटें दी हुई है एंड देन उनके क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर दे रखे। आइए calculation of risk adjusted NPV। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोजेक्ट एक्स। देखिए प्रोजेक्ट एक्स का जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दे रखा है वो 1.2 है और 1.2 की RADR दे रखी है 16%। तो प्रोजेक्ट एक्स के लिए RADR हो जाएगी 16%। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस, देखिए आपको एनुअल कैश फ्लो दे रखा है 70,000, 16% पर क्यूमुलेटिव PV फैक्टर है 3.274।
बताइए इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 70,000 इंटू 3.274, 229,180। एनपीवी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ माइनस कैश आउट। 229,180 माइनस 2,10,000। तो ये आपके पास प्रोजेक्ट की एनपीवी माइनस 210, 19,180 आपके पास प्रोजेक्ट एक्स की क्या आ जाएगी? एनपीवी आ जाएगी। आइए प्रोजेक्ट वाई, प्रोजेक्ट वाई का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 0.8 है और 0.8 पर आपको जो आरएडीआर दी हुई है वो 14% है। तो यानी आरएडीआर जो हम यूज लेंगे दैट इज 14%। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस। आइए हमें प्रोजेक्ट वाई के कैश इनफ्लोस दे रखे हैं 42,000 इंटू 14% पर क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर 3.433। बताइए कितना आ गया? 42,000 इंटू 3.433, 144, 186। एनपीवी हो जाएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस माइनस कैश आउटफ्लो 144,186 माइनस 1,20,000। ये आपके पास प्रोजेक्ट वाई की एनपीवी आ जाएगी 24,186। ये आपके पास प्रोजेक्ट वाई की रिस्क एडजस्टेड एनपीवी आ गई। प्रोजेक्ट जेड, आइए प्रोजेक्ट जेड का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 0.4 है और 0.4 पर जो आरएडीआर दी हुई है वो 12% है। आरएडीआर आपको दी हुई है 12%। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस 30,000 का एनुअल कैश इनफ्लोज है इंटू क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर 3.605 निकालिए। 30,000 इंटू 3.605 ये आ गया 108,150। एनपीवी आएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस कैश आउटफ्लो। $108,150 -1 लाख। तो हमारे पास 108
150 माइनस 1 लाख, तो एनपीवी आ गई 8150। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों प्रोजेक्ट की क्या आ गई, रिस्क एडजस्टेड एनपीवी कैलकुलेट हो गई। डिसीजन रूल वही है, आपकी जो हायर एनपीवी वाला प्रोजेक्ट है आप उसी को क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। आइएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 फॉर सीएमए एंड क्वेश्चन नंबर 43 फॉर सीए। देखिए क्या बोल रहा है, न्यू प्रोजेक्ट लिमिटेड इज इवेल्युएटिंग 3 प्रोजेक्ट्स P1, P2 and P3. The following information is available in respect of these projects. अब आपको इनकी कॉस्ट दी हुई है और कैश इनफ्लोज दिए हुए हैं, साथ में रिस्क इंडेक्स की वैल्यू गिवन है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15% है, एप्लीकेबल टैक्स रेट 40% है और आरएफ जो है वो 10% है। सबसे पहले आपको हर प्रोजेक्ट की आरएडीआर निकालनी है। कैलकुलेशन ऑफ आरएडीआर, फॉर्मूला क्या लगेगा, आरएफ प्लस रिस्क इंडेक्स आरएम माइनस आरएफ। ठीक है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो 15 है वही हमारी रेट ऑफ रिटर्न ऑफ आरएम इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15%। चलिए P1 के लिए निकालते हैं, आरएफ दे रखी है 10 प्लस रिस्क इंडेक्स है 1.80, 15 माइनस 10, 10 प्लस 9, 19% आरएडीआर आ गई। P2 10 प्लस 1, 15 माइनस 10, तो 10 प्लस 5 ये आपके पास आ गई 15%। प्रोजेक्ट 3 10 प्लस 0.6, 15 माइनस 10, 13%। ये हमने तीनों प्रोजेक्ट की क्या निकाल ली, आरएडीआर निकाल ली। अब इसने पूछा है विच प्रोजेक्ट इज बेस्ट, तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी, रिस्क एडजस्टेड एनपीवी। आइए कैलकुलेशन ऑफ रिस्क एडजस्टेड एनपीवी। सबसे पहले लेंगे प्रोजेक्ट P1। आइएगा देखिएगा, प्रोजेक्ट P1 में आपके जो कैश इनफ्लोज हैं वो इक्वल हैं, तो सीधे सीधे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज कैसे निकालूंगा, 6 लाख इंटू क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर ले लेते हैं 4 साल का 19% की रेट पर। ठीक है, 1 डिवाइड बाय 1.19, 1 2 3 और 4, 2.639 ये लीजिए
6 लाख इंटू 2.639, 1583,400, 1583,400 लीजिए। एनपीवी आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस कैश आउटफ्लो। 1583,400 माइनस आपको आउटफ्लो दिया हुआ है 15 लाख। ये लीजिए, आपकी रिस्क एडजस्टेड एनपीवी आ गई 83,400। ये आपके पास प्रोजेक्ट 1 की एनपीवी आ जाएगी। प्रोजेक्ट P2, ईयर कैश इनफ्लोज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू। आइए, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, 4 साल के आपको कैश फ्लो दे रखे हैं। 6 लाख, 4 लाख, 5 लाख और 2 लाख। डिस्काउंट रेट कितनी थी इस पर हमारी? 15%। तो 15% के डिस्काउंट फैक्टर 1 डिवाइड बाय 1.15, 0.870, 0.756, 0.658 और 0.572। चलिए मल्टीप्लाई करके पीवी निकालिए। 6 लाख इंटू 0.870, यह आ जाएगा 5,22,000। 4 लाख इंटू 0.756, 302,400। 5 लाख इंटू 0.658, 3,29,000। 2 लाख इंटू 0.572, टोटल आ जाएगा 12,67,800। इसमें से माइनस कर देंगे कैश आउटफ्लो। ठीक है, प्रोजेक्ट P2 का कैश आउटफ्लो आपको दे रखा है 11 लाख। तो ये लीजिए, हमारे पास एनपीवी आ जाएगी। $167,800। ये हमारे पास क्या आ गई? एनपीवी आ गई। क्लियर बिल्कुल। आइए प्रोजेक्ट P3, प्रोजेक्ट P3 की एनपीवी निकालनी है। ईयर कैश इनफ्लोस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एंड प्रेजेंट वैल्यू। ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 4।
4 लाख का कैश इनफ्लो, 6 लाख का कैश इनफ्लो, 8 लाख का कैश इनफ्लो और 12 लाख का कैश इनफ्लो। ये आपको हर साल के कैश इनफ्लो दिए हुए हैं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमें लेना है 13% की रेट पर। 1 डिवाइड बाय 1.13, 0.885, 0.885, 0.783, 0.693 और 0.613। प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। 4 लाख इंटू 0.885, 3 लाख 54,000। 6 लाख इंटू 0.783, 469,800। 8 लाख इंटू 554,400। 12 लाख इंटू 0.613, 735,600। ये टोटल आ जाएगा 21,13,800। इसमें से माइनस कर देंगे कैश आउटफ्लो। तो कैश आउटफ्लो की वैल्यू आपको दे रखी है 19 लाख। यह आ जाएगा 213,800। अब आपके पास तीनों प्रोजेक्ट में सबसे हाईएस्ट एनपीवी प्रोजेक्ट P3 की आ रही है, तो लिख दीजिए डिसीजन। प्रोजेक्ट P3 is best as it provide highest एनपीवी। जो प्रोजेक्ट P3 है वो बेस्ट है क्योंकि तीनों प्रोजेक्ट में इस प्रोजेक्ट की जो एनपीवी है वो क्या है, हाईएस्ट है। तो मेरे हिसाब से अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा हाउ टू अप्लाई RADR मेथड इन सिचुएशन 1 और इन सिचुएशन 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिचुएशन 3, whenever in the question information of, whenever in the question information of risk premium is given। अगर आपको क्वेश्चन में रिस्क प्रीमियम की इंफॉर्मेशन गिवन है तो RADR इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम। ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली रिस्क प्रीमियम गिवन है तो अगर रिस्क प्रीमियम गिवन है तो RF में हम रिस्क प्रीमियम ऐड कर देंगे।
RF यहां क्या डिनोट कर रही है? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, RF डिनोट करती है आपकी रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न को। तो एक सिचुएशन ये भी हो सकती है RADR निकालने के लिए कि आपको जो रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है, आप RF में उस रिस्क प्रीमियम को डायरेक्टली ऐड कर दें, तो भी आपके पास RADR आ जाएगी। क्लियर है बिल्कुल? तो ये हमारा मेथड था रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मेथड। हेडिंग डालेंगे मेथड नंबर 5। CE यानी सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच या मेथड, CE अप्रोच, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच। लिखेंगे पहले, दिस मेथड इज based on an assumption that risky projects this method is based on an assumption that risky project will also generate some certain cash flows, देखो क्या होता है ना, आपके प्रोजेक्ट में भले ही रिस्क है, लेकिन कुछ ना कुछ सर्टेनिटी, आप मेरी बात को समझना। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बोलूंगा कि मैं एस्टिमेट कर रहा हूं कि ईयर 1 में मैं 50,000 रुपए कमा सकता हूं। ये अनसर्टेन फैक्टर है कि मैं 50,000 कमा सकता हूं, लेकिन इस 50,000 में से कुछ अमाउंट कमाने की सर्टेनिटी तो होगी। यानी अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैं सर्टेनिटी से ये कह सकता हूं कि मैं 20,000 रुपए तो कमाऊंगा ही कमाऊंगा। अब 20 से ऊपर कमाने में रिस्क इन्वॉल्व है, यानी हमारे जो प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज होते हैं, चाहे प्रोजेक्ट रिस्की प्रोजेक्ट है, बट सच रिस्की प्रोजेक्ट इज ऑल्सो एबल टू जनरेट सम सर्टेन कैश फ्लोज। तो ये मेथड इसी अजम्पशन पर बेस्ड है कि जो भी रिस्की प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी कुछ सर्टेन कैश फ्लोज जनरेट करने की क्षमता या कैपेसिटी होती है। लिखेंगे सर्टेन कैश फ्लो मीन्स कैश फ्लो having no risk. Certain cash flows means cash flow having
no risk. As we know that discount rate must be consistent with type of कैश फ्लोस। देखिए, आज एक बात हमेशा के लिए ध्यान रख लेना, हम जिस तरह के कैश फ्लो यूज करते हैं, हमारी डिस्काउंट रेट भी उसी को रिफ्लेक्ट करने वाली होनी चाहिए। यानी इफ कैश फ्लोज आर रिस्की, अगर हमारे कैश फ्लो रिस्की हैं तो डिस्काउंट रेट शुड बी RADR। अगर हमारे कैश फ्लो में रिस्क ज्यादा है तो हमें जो डिस्काउंट रेट यूज करनी चाहिए वो भी रिस्क एडजस्टेड होनी चाहिए, दैट इज RADR। इफ cash flows having no risk, if cash flow having no risk, discount rate should be RF। हम जिस तरह का कैश फ्लो यूज करते हैं, हमारी डिस्काउंट रेट भी उसी तरह की होनी चाहिए। अगर हम रिस्की कैश फ्लो की बात कर रहे हैं तो डिस्काउंट रेट भी रिस्क एडजस्टेड होनी चाहिए, और अगर हम रिस्क फ्री या ऐसे कैश फ्लो की बात कर रहे हैं जहां पर कोई रिस्क प्रिवेल नहीं करती है, तो जो डिस्काउंट रेट होनी चाहिए वो भी क्या होनी चाहिए, RF यानी रिस्क फ्री होनी चाहिए। लिखें, following steps should be followed under this method, under this method। Step 1, calculate certain cash flow, calculate certain cash flow from project, calculate certain cash flow from project। Certain cash flow is equal to total cash flow into CE coefficient।
सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट का यूज करके हम क्या निकाल लेंगे, अपने सर्टेन कैश फ्लोज कंप्यूट कर लेंगे। स्टेप 2, कैलकुलेट एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। अब हम इस प्रोजेक्ट की एनपीवी निकाल लेंगे बाय यूजिंग रिस्क फ्री रेट एज डिस्काउंट रेट, एज डिस्काउंट रेट। सबसे पहले हम सर्टेन कैश फ्लो निकालेंगे। चूंकि अब ये कैश फ्लो सर्टेन है यानी रिस्क फ्री है, तो हम आरएफ का यूज करके क्या कर लेंगे, उनकी डिस्काउंटिंग कर लेंगे। नोट्स, if certainty equivalent coefficient is higher, अगर आपका जो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट है वो हायर है, इट मीन्स प्रोजेक्ट इज लेस रिस्की। अगर सर्टेनिटी कोफिशिएंट हायर है तो इसका मतलब आपका प्रोजेक्ट क्या होगा, वो लेस रिस्की होगा। if certainty equivalent coefficient is lower, it means project is more risky। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रिस्की प्रोजेक्ट है। The value of CE coefficient the value of CE coefficient will always be between 0 to 1। सर्टेनिटी कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बराबर होती है, इन दोनों के बीच में होगी। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट will be given in question, or any equation to calculate सर्टेनिटी
सर्टेन कैश फ्लोज, या तो आपको क्वेश्चन में वो सीई कोफिशिएंट ही दे देगा, या आपको ऐसी कोई इक्वेशन दे दी जाएगी जिसका यूज करके टू कैलकुलेट सर्टेन कैश फ्लोज, हम उसका यूज करके सर्टेन कैश फ्लो कंप्यूट कर सकते हैं। क्लियर? बिल्कुल। तो ये हमारे पास एक और मेथड है विच इज कॉल्ड सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच या सीई कोफिशिएंट अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 30 for CA students and question number 36 for CMA students. Company is considering an investment in one of the two mutually exclusive proposals, Project X and Y, which requires cash outlay of 3,40,000 and 3,30,000 respectively. The certainty equivalent CE approach is incorporating the risk in capital budgeting decision. The current yield on the government bond is 8% and this will be used as a risk-free rate या risk-less rate. 8% आपको RF दी हुई है, RF दी हुई है 8%. The expected net cash flow and their certainty equivalent are as follows. देखिएगा, ईयर 1 का कैश फ्लो दे रखा है 180, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट है 0.8. व्हाट डज इट मीन? 180 का 80% हम ये मानकर चल रहे हैं कि सर्टेनिटी से हम कमा लेंगे. ईयर 2 में 2 लाख का टोटल कैश फ्लो है जिसमें से 70% कैश फ्लो सर्टेन है. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स दिए हुए हैं. नाउ पहला क्वेश्चन पूछा है विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड. हमें इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए. तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट एक्स. एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट एक्स. ईयर then certain cash flow present value factor at 8% एंड देन हमारे पास है प्रेजेंट वैल्यू. ईयर 1 1,80,000 इंटू 0.80, तो सर्टेन कैश फ्लो आ जाएंगे 180 इंटू 0.8, 1,44,000. ईयर 2 2 लाख का टोटल कैश फ्लो इंटू 0.7 यानी 1,40,000. और ईयर 3 2 लाख इंटू 0.5
ये हमारे पास क्या आ गए, सर्टेन कैश फ्लो आ गए। अब चूंकि ये कैश फ्लो सर्टेन है यानी रिस्क फ्री है, तो इनकी जो डिस्काउंटिंग की जाएगी वो भी किस पर की जाएगी, आरएफ पर की जाएगी। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.08, 0.926, 0.857, 0.794। प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, 1,40,000 इंटू 0.926, 129,640, 1,40,000। ये आपने गलत ले लिया हमने, 1,44,000 इंटू 0.926, 133,344, 1,40,000 इंटू 0.857, 119,980, 1 lakh इंटू 0.794, 79,400, 332,724, 332,724। इसमें से माइनस कर देंगे कैश आउटफ्लो, 3,40,000। ये आपके पास एनपीवी आ रही है, नेगेटिव की 7,276। ये हमारे पास प्रोजेक्ट एक्स की नेगेटिव एनपीवी आ गई। निकाल लिए सबने, एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट वाई नहीं निकाली है क्या, ये लो, सर्टेन कैश फ्लो निकाल लिए और उनका आरएफ पर हमने डिस्काउंट कर दिया। ईयर, सर्टेन कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और प्रेजेंट। ईयर 1 180 का कैश फ्लो है और इंटू 0.90, 162। सेकंड है 180 इंटू 0.8, 180 इंटू 0.8 यानी 144, और ईयर 3 2 लाख इंटू 0.7,
140, 140, 0.926, 0.857, 0.794। चलिएगा प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। 162 इंटू 0.926, 150,012, 144 इंटू 0.857, 123,408 और 140 इंटू 0.794, 111,160 टोटल आ गया 384,580। माइनस कर देंगे कैश आउटफ्लो 3,30,000, एनपीवी आ जाएगी माइनस 3,30,000, 54,580। ये लीजिए, ये हमारे पास प्रोजेक्ट वाई आ गया, ये हमारे पास प्रोजेक्ट वाई की एनपीवी आ गई। अब उसने क्वेश्चन में मांगा क्या था आपसे, कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए, तो डिसीजन क्या आ जाएगा, डिसीजन प्रोजेक्ट वाई शुड बी एक्सेप्टेड। जो प्रोजेक्ट वाई है आपको वो एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, अब ये क्या बोल रहा है, इफ रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मेथड इज यूज्ड विच प्रोजेक्ट वुड बी एनालाइज्ड विद अ हायर रेट। देखिए मैंने आपको एक रूल बताया कि अगर हाई रिस्की प्रोजेक्ट है तो हायर डिस्काउंट रेट होती है, हायर डिस्काउंट रेट, और अगर लेस रिस्की प्रोजेक्ट है अगर आपका प्रोजेक्ट लेस रिस्की प्रोजेक्ट है तो लोअर डिस्काउंट रेट यूज की जाती है। लोअर डिस्काउंट रेट। अब जरा अपन बात करते हैं कि ये बोल रहा है कि कौन से प्रोजेक्ट पे हाई रेट अप्लाई होगी। ठीक है, तो किस प्रोजेक्ट पर हाई रेट अप्लाई होगी, जो प्रोजेक्ट रिस्की प्रोजेक्ट होगा। मेरी बात समझ आ रही है, वो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है अगर हम आरएडीआर मेथड यूज कर रहे हैं तो बताइए कौन से प्रोजेक्ट को हाई रेट पर एनालाइज किया जाएगा। तो देखो बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जो प्रोजेक्ट हाई रिस्की प्रोजेक्ट होगा उसके लिए आप जो डिस्काउंट रेट लोगे वो भी हायर डिस्काउंट रेट होगी। नाउ कंपेयर विद द प्रोजेक्ट सर्टेनिटी कोएफिशिएंट, लिखेंगे as we know that if
सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट ठीक है, as we know that if certainty equivalent coefficient is high, then risk is lower or vice versa. Let's check with the projects. देखिएगा प्रोजेक्ट एक्स का जो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट है वो प्रोजेक्ट वाई के कंपैरिजन में कम है। आइए, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फॉर प्रोजेक्ट एक्स, एक्स कितना है, 2 है। 2 कैसे आया, 0.80 प्लस 0.70 प्लस 0.50 और सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फॉर प्रोजेक्ट वाई। अगर प्रोजेक्ट वाई के लिए बात करता हूं तो 2.40 है, that means 0.90 plus 0.80 0.70। बताइए, अगर सर्टेनिटी रिस्क कॉफी जो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट अगर कम है तो वो प्रोजेक्ट हाई रिस्की होता है। तो लिख दीजिए सिंस सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ प्रोजेक्ट एक्स is lower, certainty equivalent coefficient of project X is lower, hence project X is considered as risky project and hence higher discount rate must be used, higher discount rate must be used। क्लियर बिल्कुल। तो अगर हमारा सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट हाई है तो रिस्क कम है, और अगर हमारा सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट लो है तो रिस्क क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। तो अगर हम रिस्क के अकॉर्डिंग जाते हैं तो प्रोजेक्ट एक्स जो है वो रिस्की प्रोजेक्ट है। तो अगर हमें आरएडीआर मेथड यूज करना है तो प्रोजेक्ट एक्स के लिए हमें हाई डिस्काउंट रेट को यूज में लेना पड़ेगा। क्लियर है बिल्कुल।